गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये आज का लेक्चर है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है। इसका मतलब आज ही ये चैप्टर शुरू होगा और आज की क्लास में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है, इसका क्या मतलब है, यानी कि जो जो एग्ज़ाम में आ सकता है उस हिसाब से मैंने आपके नोट्स प्रिपेयर करे हैं। कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। बस रेगुलर क्लास में क्या है, हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में पढ़ाया है और क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11। ये पूरा थ्योरी चैप्टर है, इसमें एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन केस ऑफ प्रॉफिट एंटिटीज में बी सीन एज 4 स्टेज सॉल्यूशन टू टेक एनी ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी। पहला पॉइंट है डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो, जैसे कि आप रिलायंस का एग्जांपल ले सकते हो। रिलायंस इतना बड़ा कैसे बना है, सबसे पहले एक इंडिविजुअल HUF इस तरीके से बना होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद उन्होंने क्या करा, डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल प्लस आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब अगर आपको एक स्टोर से दूसरा स्टोर ओपन करना है, तो जो स्टोर का मैनेजर होगा यानी कि ओनर होगा, तो उसको अपना डेलीगेशन करना पड़ेगा अपना कंट्रोल को, यानी कि दूसरे पर्सन को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझानी होगी। फिर वो सेकंड पर्सन वो स्टोर को संभालेगा। फिर ऐसे जाके नंबर ऑफ़ स्टोर्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, किसी भी आप कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि रिलायंस में एक स्टोर से आज 1000 स्टोर बने। कैसे बने, आज हर एक स्टोर के प्रॉफिट और लॉस के लिए वहाँ का मैनेजर रेस्पॉन्सिबल है, ना कि जो मेन कंपनी का रिलायंस कंपनी का ओनर है वो। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल, हर एक पर्सन को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी संभला दी। ठीक है, हर एक मैनेजर को। उसके बाद आता है थर्ड, सेट परफॉर्मेंस मेजर्स। इसका क्या मतलब है, अब कोई भी स्टोर कौन सा प्रॉफिटेबल है तो उनके लिए उस हिसाब से स्टैंडर्ड्स बना दिए कि हर एक स्टोर का इतना सेल्स होना चाहिए, अदरवाइज मैनेजर चेंज कर देंगे या फिर ऐसे वो स्टोर क्लोज कर देंगे। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है रिव्यू परफॉर्मेंस एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। अब आप पहले परफॉर्मेंस मेजर्स को आप सेट कर दो, ये उनका टारगेट रहना चाहिए। अगर वो टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो करेक्टिव एक्शंस लेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट में दे रखा है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट दैट एड्रेसेस द आउटकम ऑफ एन एक्टिविटी और वर्क ऑफ इंडिविजुअल रेसिपेंट ऑफ। इसका क्या मतलब है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इसको आप जिस तरीके से अपना रिजल्ट समझ सकती हो। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका आउटकम होता है, जो भी आपने काम करा है उस चीज़ का फाइनल, आप इसको अपना रिजल्ट समझ सकते हो। ठीक है, रिजल्ट का मार्कशीट होता है ना, बस उसी को ही परफॉर्मेंस रिपोर्ट बोले हैं। रेसिपेंट ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू टेक एक्शन व्हेन देयर इज अनफेवरेबल वेरिएंस। अब जैसे कि अगर आप रिजल्ट में पास होते हो तो कोई एक्शन लेते नहीं हो, पर आप एक्शन कब लेते हो, जब कुछ अनफेवरेबल होता है, यानी कि नेगेटिव अगर आपका रिजल्ट आता है तो ये आप देखते हो यार ये कैसे हो गया, रीचेकिंग, तब आप कराते हो। तो इसमें सेम दे रखा है, अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में एक्शन कब लिया जाएगा, अगर कहीं अनफेवरेबल चीज़ है, जैसे कि कोई मैनेजर अपना काम को पूरा कर पाया अपने टारगेट को पूरा अचीव कर लिए, तो कुछ होगा नहीं, नॉर्मल है, करना चाहिए। अगर नहीं कर पाया तो एक्शन लेंगे, ये पॉइंट बोल रखा है। थर्ड पॉइंट में दे रखा है की पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट। की पार्ट क्या है परफॉर्मेंस रिपोर्ट का, इज अ बेस लाइन फ्रॉम विच वेरियंसेस आर कैलकुलेटेड। इफ बेस लाइन इज नॉट रीजनेबल देन द आउटकम विल बी इनवैलिड। इसका क्या मतलब है, बेस लाइन का मतलब होता है, यानी कि जो आपका, आप बोल सकते हो आपका टारगेट, जैसे कि आपका आज एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके नियर और आपका टारगेट था 2 घंटे पढ़ना। अब एग्ज़ाम आ रहे हैं और अगर आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ोगे तो ये तो आपका टारगेट ही गलत है, बेस लाइन ही गलत है 2 घंटे पढ़ना। और फिर आप बोल रहे हो 2 घंटे पढ़ लिए, 2 की जगह 3 घंटे पढ़ लिए, तो ये तो आपके टारगेट ही आपने सही से नहीं करे, यानी कि आपका बेस लाइन ही सही नहीं है। अब अगर एग्ज़ाम आ रहे हैं तो कम से कम आपका 8 घंटे का तो टारगेट होना ही चाहिए, फिर आप देखो कि उसको अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। यूँ नहीं कि अपना टारगेट बेस लाइन ही कम रखो, 2 घंटे ही रखो। फोर्थ पॉइंट में दे रखा है इशू परफॉर्मेंस रिपोर्ट एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स। ये आपसे पूछ सकते हैं कि कब होता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट इशू, तो इसमें आपको टिक करना रहेगा फ्रिक्वेंट इंटरवल्स। अच्छा, ये काम किसके लिए रहता है, बॉटम लेवल पर किसके लिए काम आती है और टॉप लेवल पे किसके लिए काम आती है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो बॉटम लेवल पे इसमें बता रखा है डिटरमाइनिंग व्हाट करेक्टिव एक्शंस आर रिक्वायर्ड इन सेगमेंट्स।
तो बॉटम लेवल पे तो ये देखा जाता है अब क्या करेक्शन करने की ज़रूरत है। टॉप लेवल पे ये देखा जाता है कीप टॉप मैनेजर्स इन्फॉर्म ऑन परफॉर्मेंस ऑफ सेगमेंट। टॉप मैनेजर्स को इन्फॉर्म रहना चाहिए कि कौन से स्टोर में क्या हो रहा है, उस कौन सा परफॉर्मेंस किसका कैसा है, तो उनके लिए इन्फॉर्म। 6 पॉइंट में दे रखा है एक्सपेक्ट्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। तो कुछ एस्पेक्ट्स आपको बता रखे हैं। फर्स्ट हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द नीड एंड यूज केस फॉर द यूजर रिसेप्ट। सेकंड दे रखा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन लाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है एड एन एग्जीक्यूटिव समरी। फोर्थ है परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये कुछ ही नहीं, आप ऑर्डर ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज इसमें डिटेल में आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, सिर्फ आप ऑर्डर ध्यान रख सकते हो। परफॉर्मेंस असेसमेंट में 3 चीज़ें आती है। एक होता है फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव डेटा, नॉन फाइनेंशियल क्वालिटी डेटा। फाइनेंशियल यानी कि अपन जानते हैं सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, जैसे कि नॉन फाइनेंशियल है यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट रिजेक्ट्स कितने हुए, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, कंप्लेंट्स कितनी आ रही है, तो इन सबको आप देख सकते हो। नॉन फाइनेंशियल क्वालिटी डेटा क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाई, एम्प्लॉय मोरल, रेपुटेशंस। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हो, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू पर्पज से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्ट, यानी कि नॉट डायरेक्टली मेजर्ड, यानी कि कोई भी चीज़ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कस्टमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपके प्रोडक्ट से, तो आप उसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। तो इसमें एक वर्ड दे रखा है, उसको कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। 5th पॉइंट दे रखा है विजुअल एलिमेंट्स एंड नैरेटिव कमेंट्री। विजुअल एलिमेंट्स यानी कि चार्ट्स, टेबल्स, आप अपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट में इसका भी यूज़ कर सकते हो। और नैरेटिव कमेंट्री यानी कि ड्रॉ अटेंशन टू इम्पोर्टेंट एरियाज। अगर आपकी कुछ बड़ी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है तो आप नैरेटिव कमेंट्री का यूज़ कर सकते हो। 6th पॉइंट में दे रखा है डिटेल्स क्वाड्रेट शैल बी क्रॉस चेक। जो भी आपकी डिटेल्स हो वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। एक पॉइंट दे रखा है नोट इंटरनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैन टेक एनी फॉर्म डेट मैनेजमेंट चूजेस। अब इस लाइन पे सेम एमसीक्यू ये लाइन पे आया हुआ है तो इसलिए मैंने आपको बता दी। उसके बाद 7th आता है टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। इसमें दे रखा है अर्न वैल्यू रिपोर्ट, फोरकास्टिंग रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट, ट्रेंड रिपोर्ट, वेरियंस रिपोर्ट। अर्न वैल्यू रिपोर्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेटस रिपोर्ट। तो ये आप से पूछ सकते हैं कौन सा पार्ट है स्टेटस रिपोर्ट का, ये एमसीक्यू में आ सकता है। इसमें दे रखा फिर स्कोप, शेड्यूल एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस टेक्निक्स इसके अंदर आता है। फोरकास्टिंग रिपोर्ट में क्या आता है, यूज़ फॉर बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इसके लिए यूज़ करते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी कि अभी तक कितना काम हो गया और डेवलपमेंट अपन ने कितना करा लास्ट रिपोर्ट से। स्टेटस रिपोर्ट में क्या देखते हैं, एक्टिविटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, स्नैपशॉट ऑफ करंट रिपोर्ट। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कोई सी भी लाइन, ये कौन सी रिपोर्ट का पार्ट है। ट्रेंड रिपोर्ट क्या होता है, कंपेयर्स परफॉर्मेंस सेम पीरियड इन प्रीवियस रिपोर्ट। ट्रेंड आप देख सकते हो जैसे कि लास्ट क्वार्टर में कितना था, इस क्वार्टर में कितना है। वेरियंस रिपोर्ट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वर्सेस प्लान प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट, आप देख सकते हो बजटेड कितना था, एक्चुअल कितना हुआ है। उसके बाद आता है ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन में 3 चीज़ें आती है, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। उसके बाद आता है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव रिपोर्ट, GRI रिपोर्ट। इसमें आता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इससे रिलेटेड बातें आती हैं। ESG रिपोर्टिंग, इसमें आता है एनवायरमेंटल, सोशल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट की एक कंसाइज कम्युनिकेशन है अबाउट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, प्रोस्पेक्टस लीड टू क्रिएशन ऑफ वैल्यू ओवर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, लाइन ध्यान रख सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं ये किस में आता है। उसके बाद कुछ कैटेगरीज दे रखी है वैल्यू क्रिएशन की, उसमें ये चीज़ें आती है, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर्ड, ह्यूमन, नेचुरल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, रिलेशनशिप, कैपिटल। उसके बाद 13th पॉइंट आता है एनालाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू टेक करेक्टिव एक्शन। अब अगर आपके परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कोई मतलब आपका रिजल्ट नेगेटिव है तो क्या होगा, एक्शन लिया जाता है। सेम है द डेटा डेट नीड्स टू बी एनालाइज्ड, और जो डेटा आपको एनालाइज करना है वो दोनों हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा है, क्वांटिटेटिव तो आपको पता ही है सेल्स के नंबर्स, मार्केटिंग के रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो ये लाइन में आपसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा डेटा एनालाइज करने की ज़रूरत है, सिर्फ क्वांटिटेटिव या ओनली क्वालिटेटिव। तो आंसर रहेगा बोथ, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव।
ठीक है। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास है नहीं, पूरा चैप्टर थ्योरी है। जितना मैंने आपको आज के क्लास में पढ़ाया उतना आप पढ़ लोगे तो भी बहुत इनफ है। तो नेक्स्ट क्लास में आप बता सकते हो और कोई चैप्टर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ सारे चैप्टर तो आपके रेगुलर कोर्स में अपलोडेड है ही।